नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूरोप की करीब 80 साल की शांति भंग हो चुकी है। अमेरिका ने काफ़ी बड़े बड़े सैंक्शन किए हैं रूस के खिलाफ। यूरोप भी कुछ सैंक्शन कर रहा है, लेकिन कुछ बटा हुआ है। आज की तारीख में ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम सब सोचते थे कि यूरोप इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुका था कि अब उसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, हम लोगों की स्मृति कुछ बहुत दूर तक नहीं है, याद नहीं रख पाते हैं बहुत चीज़ों को। इतिहास हमें याद नहीं रहता। और आज इतनी संभावनाओं के बाद, बातचीत के बाद, इतनी वार्निंग्स के बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस कहा था पुतिन ऐसा करेंगे, इतने समय के बाद भी अमेरिका इसको टाल नहीं सका। तो इससे एक नई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उभर रही है, जिसमें अमेरिका की अपनी जो पहचान थी प्रभुता की, वो एक तरह से अब उस पर बहुत सवाल खड़े हो गए हैं। और जो नई समीकरण है उसमें पुतिन एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था के बावजूद एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो जो आज हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणें जो सत्ता की थी बदल गई हैं। जो पैक्स अमेरिकाना चल रहा था विश्व युद्ध 2 के बाद, वो करीब करीब आज ख़त्म सा हो गया है। उसकी नींव डाली थी ट्रंप ने 4 साल पहले, और आज वो चाहे बाइडेन को दोष दें, लेकिन एक तरह से पुतिन ने वो जो एक संभावना थी कि हम अब आगे बातचीत से बढ़ेंगे, कम से कम जो विकसित देश हैं वो करेंगे, वो ख़त्म हो चुकी है। पिछले 75 सालों में उसके आसपास जितनी लड़ाई लड़ी गई हैं वो सब एशिया में हुई हैं। एक आध अमेरिका के बैकयार्ड में हुई, छोटी मोटी हुई, लेकिन ज़्यादातर लड़ाइयाँ एशिया में हुई हैं। और ज़्यादातर लड़ाई अमेरिका ने शुरू की थी। वो चाहे वियतनाम हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो, जो फ़लस्तीनी और जो इज़राइल का झगड़ा है उसमें भी अगर आप देखें तो अमेरिका हमेशा उसका एक बड़ा हिस्सा रहा है। वो चाहे सीधे लड़ाई करता हो ना करता हो, तो अमेरिका अब तक हावी रहा है लड़ाई कराने में। रूस ने पहली बार ऐसा किया है विश्व युद्ध 2 के बाद कि उसने अपनी सीमाएं, क्रीमिया को छोड़ दीजिए, क्रीमिया में उसकी सीमा पहले से थी, और ये जो हिस्सा है वो सोवियत संघ का हिस्सा था। तो एक तरह से जो हमारे जो महाशक्ति के पिछवाड़े के देश हैं वो उसकी प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते आमतौर पर, और अगर मुक्त होंगे तो वह तनाव बना रहेगा। और ये सारा झगड़ा इसी बात पे है कि ये जो पुराने जो सोवियत संघ के देश थे, जो बाद में छोटे छोटे देश बन गए, उनमें यूक्रेन की अपनी अलग जगह है, क्योंकि ये भूखंड के हिसाब से रूस के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इसकी अर्थव्यवस्था छोटी है, कुल 4 करोड़ लोग वहाँ हैं। उनकी आमदनी भारत की 2.5-3 गुना है। तो ये मान लीजिए कि वो भारत, उसकी अर्थव्यवस्था जो है 4 करोड़ लोगों के बावजूद भी भारत के मुकाबले करीब आप देखें तो बहुत छोटी नहीं, 1/10 के आसपास आएगी। तो लेकिन रूस आज की स्थिति में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। यूरोप में जर्मनी और फ्रांस और इटली और इंग्लैंड इससे बड़े अर्थव्यवस्था में है, लेकिन उनके पास जो मिलिट्री पावर है उसमें रूस बहुत आगे है। वो मिलिट्री पावर 1917 के बाद जो यूएसआर की स्थापना हुई, उसके बाद जो बचा हुआ था, जो छोटे देश निकले उनको देने के बाद भी रूस के पास बहुत न्यूक्लियर पावर है। यूक्रेन का कहना था कि जब वो आज़ाद हुए तो उन्होंने 1994 में अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के तहत कहा था कि वो जितने भी उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उन्होंने सब दुनिया को दे दिए, उसका हिस्सा नहीं थे वो। तो अब वो कह रहे हैं कि दुनिया को चाहिए कि उसको बचाएं। लेकिन यूक्रेन की मुश्किल क्या है कि वो रूस के पिछवाड़े में है, रूस के हिस्से में आते हैं,
और कोई दूसरा देश वहाँ तक पहुँचने के लिए रूस के बिना पहुँच नहीं सकता, रूस कोई लड़ नहीं सकता। तो वहाँ की जो विदेश नीति, अगर उसमें रूस एक कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो वो नीति सफल नहीं हो सकती। अब वहाँ के लोग नहीं चाहते कि वो रूस पर हों, क्योंकि लोग चाहेंगे कि वो यूरोप की तरफ देखें। अगर आप किसी को आज़ादी देंगे तो वो पश्चिम यूरोप देखेगा कि रूस को देखेगा। रूस को देखने वाले वो प्रेम करते होंगे उससे, और जो दिमाग से सोचते हैं वो पश्चिम को जाएंगे। तो ये जो हृदय और दिमाग की जो लड़ाई यूक्रेन में चल रही है, उसका नतीजा है ये लड़ाई शुरू हुई है। तो उसमें जो एक तिहाई, करीब 40% जो यूक्रेन का है वो पहले से ही रूस समर्थक है। एक दिन पहले पुतिन ने उस हिस्से को कहा तुम आज़ाद हो और हम तुम्हें मान्यता देते हैं। तो इसके पहले के लोग जो राज्य अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करें, पुतिन ने उनको मान्यता दे दी। और देशों ने उसकी बात समझी नहीं, कहते कैसे मान्यता दोगे, ये गलत बात है। वो गलत बात कहते रहे और उसने अगला कदम भी उठा दिया। यानी कि दुनिया पुतिन को समझ नहीं पाई है, न रूस के लोग न रूस के बाहर के लोग। रूस में अब ये झगड़ा चल रहा है कि पुतिन, जिसको हम समझते थे शांत नेता है, इसको एकाएक क्या हो गया, क्या उसको समझते हैं हम। काफ़ी प्रदर्शन भी हुए वहाँ पे। यूरोप में अभी भी जर्मनी इससे इतना जुड़ा हुआ है कि उसके पुराने चांसलर ने कहा कि रूस को छेड़छाड़ मत करिए, आप शांति रहने दीजिए, और यूक्रेन में जो कर रहा है उसमें आप पीछे मत पड़िए। उनका जो है मैसेज वही है, शब्द कुछ और भी हैं। अमेरिका काफ़ी बंदर भपकी दे रहा था, लेकिन एकाएक फिर कुछ नहीं किया। 2 हफ्ते पहले बाइडेन कह रहे थे कि इसके घोर परिणाम होंगे, और परिणाम क्या हुआ, आर्थिक सैंक्शन लगाए हैं। आज बाइडेन ने भी कहा और सेनेट की जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने भी कहा कि हम अपनी सेना यूक्रेन नहीं भेजेंगे। यूक्रेन में बाइडेन या अमेरिका करीब $1-2 बिलियन मिलिट्री एड भी दे चुका है। उस सब का क्या हुआ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप रूस से लड़ना चाहोगे तो उस बराबर की आपके पास आर्थिक और मिलिट्री पावर होनी चाहिए। सिर्फ मिलिट्री पावर से काम चलेगा नहीं। तो अब स्थिति ये है कि अमेरिका बटा हुआ है। जो ट्रंप ने कहा है कि रूस ने और पुतिन ने, वो पुतिन तो बहुत बड़ा जीनियस है, क्या मास्टर स्ट्रोक किया है। जैसे हमारे प्रधान सेवक कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, ऐसे ही ट्रंप ने कहा कि ये पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है। तो 1/3 लोग तो पुतिन के साथ हो गए क्योंकि वो ट्रंप के साथ हैं। 2/3 लोग कहते हैं वो यूक्रेन के साथ हैं, कुछ डेमोक्रेट हैं, कुछ रिपब्लिकन हैं, कुछ बीच के लोग हैं। सब मिला के 2/3 अमेरिका यूक्रेन के साथ है, 1/3 पुतिन के साथ है। और यूरोप में जर्मनी और इटली नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़ा कदम लिया जाए पुतिन के खिलाफ। यूक्रेन उनके लिए ठीक है, एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इतना मुद्दा बड़ा नहीं है कि वो रूस का साथ छोड़ दें। तो अब नई स्थिति जो बन रही है वो क्या है, वो ये है कि अमेरिका के पास इतना बड़ा मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो कह सके कि रूस ने गलत किया है, बहुत ज़ोर से नहीं कह सकता। उन्होंने कहा है कि अनजस्टिफाइड है। भाई कौन सी लड़ाई जस्टिफाइड होती है? जितनी लड़ाइयाँ आपने लड़ी अमेरिका जी, कितनी लड़ाइयाँ उसमें से जस्टिफाइड थी? सोचिए आप, वियतनाम जस्टिफाइड था, अफ़गानिस्तान जस्टिफाइड था, आपने झूठे एविडेंस खड़े किए इराक से लड़ने के लिए, वो जस्टिफाइड था। जो सीरिया में किया वो जस्टिफाइड था। आपने जो भी कहीं किया, कोई क्या जस्टिफाइड था? तो जो महाशक्तियाँ हैं, जो कर सकते हैं वो कर जाते हैं, जो गुंडे हैं वो कुछ कर देते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप खुद ही लॉ एंड ऑर्डर हैं और गुंडे भी हैं तो क्या हो सकता है? तो अमेरिका जो है उसकी हालत आज की तारीख में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। कोरोना के बावजूद यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट करीब करीब नहीं की तरह है, और जितनी तरक्की अर्थव्यवस्था की पिछले 2 साल में हुई है वो इसकी उम्मीद भी नहीं थी उनको। ये इतना खर्च करने के बाद भी अमेरिका ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत की राष्ट्रीय आमदनी का 3-3.5 गुना खाली खर्च कर दिया, वो भी अपना कर्ज लेकर के। उससे कोई इस पर चोट नहीं आई, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्थिर बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था 20% कम हो गई 2014 से, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है लगातार। तो अभी जो नई जो समीकरण है उसमें पुतिन और शी का, जो चाइना के शी का जो एक एक्सेस बन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सब मानते हैं कि अगर
पुतिन ने यूक्रेन की तरफ नज़र की है, तो चीन ताइवान को पूरी तरह हड़प लेगा इसी बहाने। अमेरिका कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि कहाँ कहाँ जाएगा वो, और उसकी पाँचों उंगलियां लड़ाई में लग जाएंगी तो और क्या करेगा। तो ये जो है समय है जब अमेरिका की जो एक प्रभुता थी विश्व युद्धों के बाद, उस पर एक विराम लग गया है। वो विराम, उसकी नींव ट्रंप ने रखी थी और उसका नाम बाइडन को होगा कि बाइडन वो लड़ाई हार गए एक तरह से, जिसमें कि उनको अमेरिका को सबसे आगे रखना था। तो जैसे आपको याद होगा ये 1962-63 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई, जिस तरह कैनेडी का नाम हुआ किस तरह उसको हल किया गया, बाइडन इसके लिए बदनाम हो गए। वैसे लोग कहते हैं उनके समर्थक कि उनकी स्पीच बहुत ही शक्तिशाली स्पीच थी, काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन दूसरे ये भी कहते हैं उसमें ये भी दिखता था कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं, सिर्फ आर्थिक सैंक्शन कर सकते हैं। किसके खिलाफ? कि आप उनके बैंक वगैरह को जो रिश्ता करते हैं पश्चिमी देशों से, उनसे उन पर, और कुछ जो ख़ास लोग हैं पुतिन के, उन पर एक सैंक्शन लगा सकते हैं, उनके आने जाने पर रोक लग सकता है। लेकिन जो स्विफ्ट, जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जिससे कि रूस में पैसे पहुंचते हैं, उसको रोकने के लिए जर्मनी ने मना कर दिया। जर्मनी नहीं चाहता कि रूस इतना कमज़ोर हो जाए, क्योंकि उसकी ऊर्जा पर डिपेंड करता है। वो गैस जर्मनी की सारी वहीं से आती है। तो सब मिला के नई समीकरणें जो बन रही हैं, उसमें अमेरिका कमज़ोर हो गया है, चीन मजबूत हो गया है, पुतिन अपनी ताकत दिखा रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, क्योंकि डिप्लोमेसी तभी काम करती है जब दोनों जो आसपास जो आमने सामने बैठे हैं, दोनों एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट हों कि कोई भी गलत काम करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा या एक का ज़्यादा नुकसान होगा। पुतिन ने तय कर लिया है कि उनका जो लक्ष्य था, जो सोवियत संघ का वो मॉडल, कम से कम प्रभाव की दुनिया में वही चाहते हैं। वो यूक्रेन नाटो में ना जाए, ईयू में इसका हिस्सा ना बने। अगर उनको ये कमिटमेंट दे दिया गया होता पहले, तो ये लड़ाई नहीं होती। पश्चिमी देश ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते, उसी को अपनी हार मानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जीत क्या मानते हैं, हार क्या मानते हैं, वो तय करती है हम क्या करेंगे। तो पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था है, देश हैं, वो इस माहौल में जिस तरह से अपनी जीत और हार को देख रहे हैं, दुनिया में लगता है कि दुनिया कहेगी वो हार गए, लेकिन वो अपनी जीत को अलग तरह से देखते हैं। तो अब भारत की इसमें क्या भूमिका है? भारत सीमित है अपने छात्रों तक। अर्थव्यवस्था के नाम पर कोई बड़ी भूमिका नहीं है। जो रूस और भारत की जो अपनी भूमिका दो देशों वाली है, उसका असर जो है इस पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। चीज़ें महंगी होंगी, पेट्रोल महंगा और महंगा होगा। लोगों ने कहा था चुनाव के बाद 150 रुपये लीटर हो जाएगा, तो उसका संभावना बढ़ गई है। और क्या भारत सरकार यूक्रेन से छात्रों को वापस ला पाएगी, ये सोचने की बात है। वो ला सकते थे। 15-20 हज़ार छात्रों को लाने के लिए 50-60 फ्लाइट चाहिए थी। आपके पास महीना पड़ा हुआ था, 2 फ्लाइट रोज़ की तब भी आ जाते लोग बाग। लेकिन वो जो थी, कोई लीगल जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी, सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी थी। नैतिक जिम्मेदारियाँ आमतौर पे पूरी करने के लिए बड़े नेता चाहिए, बड़े लोग चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि आप किस तरह हैं, आपके नेता कैसे हैं, और ये कितना, कुछ लोग कहेंगे ये छात्र अपनी मर्जी से गए थे, उनको जहाँ रहेंगे वहाँ का भोगेंगे। दूसरा ये है कि जहाँ भारतीय हैं, हर भारतीय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब ये डिपेंड करता है आप सरकार को कैसे देखते हैं, लेकिन सरकार ने जो किया है वो आपके सामने है। उसके अलावा ये कहना कि हमने पुतिन से बात की, अच्छी बात है, लेकिन आपकी बात का महत्व क्या है? कोई किसी से बात कर सकता है, उसकी बात का महत्व क्या है? आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा? तो हमें नहीं लगता भारत की इसमें कोई भूमिका है। ये जो है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रूस के बीच की बात है, और चीन की जो समीकरण है उससे पुतिन का हाथ ज़्यादा मजबूत होगा। और शायद पुतिन, रूस और चीन की जो नई एक इक्वेशन बन जाए, उसमें झगड़ा ये होगा कि शायद शी बनना चाहेंगे उसमें बड़ी पावर, और पुतिन नहीं चाहेंगे ऐसा। तो वहाँ उसको लेकर के थोड़ी अनबन रहेगी।
लेकिन अमेरिका की हालत कमज़ोर हो गई है। तो अब एक तरह से देखें तो अभी तक जो लड़ाई हुई है उसमें नुकसान दोनों तरफ का हुआ है। ज़ाहिर है यूक्रेन ज़्यादा होगा, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने 5-1 हवाई जहाज़ गिरा दिए, कई टैंक उनके ख़राब कर दिए और करीब 40-50 लोगों को मार भी दिया। तो अगर ये लड़ाई है, असली लड़ाई है, तो यूक्रेन को हारना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ बंदर भभकी है, अगर ये सिर्फ एक चाल है कि यूक्रेन मान जाए, वो रूस परख बनेगा या वहाँ उनकी पट्टी सरकार बैठ जाएगी, तो लड़ाई ख़त्म ही हो सकती है। आज की तारीख में जो हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं दुनिया भर के, वो यही सोच रहे हैं कि पुतिन क्या चाहते हैं। पहली बात, वो वहाँ सरकार बनाएंगे अपनी पिट्ठू या उसको हथियाएंगे, और उनका उसके बाद और क्या इरादा होगा? क्या बाकी जो सोवियत संघ के टुकड़े हैं उनको फिर से वो अपने सीमाओं के अंदर लाएंगे, या सिर्फ उनको जैसे बेलारूस के साथ रिश्ता है ऐसे अपने प्रभाव के दायरे में रखेंगे? आखिरी बात यह है कि इस समीकरण में भारत की भूमिका ज़्यादा नहीं है। ये बाइडन, यूरोप, नाटो और रूस के बीच का मामला है। जो इसके जो नतीजे निकलेंगे उसमें चीन का फ़ायदा हो सकता है, वो ताइवान को हथियाने में। और इस बात के साथ ये सबके लिए, यूक्रेन के लिए प्रार्थना करते हुए, जो भी लड़ाई कर रहे हैं जिससे देश का, दुनिया का नुकसान ना हो, ये लड़ाई ज़्यादा ना बढ़े, इस बात की प्रार्थना के साथ मैं आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।